Let me start the recording. And a very good afternoon to all of you. I hope everyone is doing good. किसी ने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट किया है? हाँ, वो तो कर देते हैं उन लोग, वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते है ना. ये स्टार्टेड टीचिंग यू, वेरी गुड. एंड बाकी सब तो अभी रोहित सर तो आपको मोटिवेशन ही दे रहे होंगे, है ना. मैं थोड़ा डरा रहा था कल आपको, है ना, कि यार भैया ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव है. डराना नहीं बेटा. कुछ लोग बोले थे सर ने तो डराया हमको. डराया नहीं था, मतलब मैंने सच्चाई बताई थी. बट आपको फैक्ट पता होना चाहिए चीज़ों का. ओके. आई वॉज एड्रेसिंग लाइक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, एवरीवन ध्यान से, है ना. ये भला ही काफ़ी स्टार्टिंग है, लेकिन ये आपको एक तरीका मेरा पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और याद रखवाने की कोशिश करूंगा. कल मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि भैया लॉ लॉ क्यों होता है, वाई डू वी हैव लॉस. तो उसका आंसर था एक ही तरीके से लोगों को बिहेव करवाना है, इसलिए वी हैव लॉ. दूसरा, लॉ कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रॉडली कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के. एक तो कौन सा होगा, सिविल और क्रिमिनल. सी मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू मग अप द सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में अपन रेगुलरली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना. सो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. लेकिन क्या होगा, एक टाइम के बाद आकर मैं उतने दिन का रिवाइज करवाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा होता जाएगा. आपको अपनी तरफ से क्या करना है, वो चीज याद रखनी है. देखो क्या होता है, मेरे पढ़ाते पढ़ाते एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें एक दिन तो पूरे पिछले 10 दिन का ही क्या होगा, रिवीजन. वो वीडियो को आपने मार्क करके रख लिया कि जब भी हमें सर का 10 दिन का रिवाइज करना है तो वो वीडियो देख लेना है. तो आप वो वीडियो देखते रहोगे तो आपको 10 दिन का पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज. प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि बस पढ़ा, रख दिया और उसके बाद तो 2 महीने बाद उठाकर देखते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता है ना. तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. एक सेकेंड. ठीक है भाई, मैं क्लास में हूँ ना. तो आपको रेगुलरली याद रखना है, ठीक है. सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिविल लॉ के अंदर दो टाइप के लॉ होते हैं. एक तो होता है मर्केंटाइल लॉ और एक होता है आपका रेवेन्यू लॉ. ठीक है. हमारा लॉ जो टैक्स लॉज है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, रेवेन्यू लॉ में एग्जिस्ट करता है. रेवेन्यू लॉ में दो टाइप के लॉ होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. डायरेक्ट टैक्स लॉस वो लॉ होते हैं जहाँ पे लाइबिलिटी और बर्डन, लाइबिलिटी और बर्डन, ये कोई याद कराने की चीज नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे कि मैं आपको हर रोज पढ़ाने वाला हूं तो आपको वो चीजें याद होती जाएगी. एक तो डायरेक्ट लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे होता है तो डायरेक्ट टैक्स लॉस, और अलग अलग पर्सन पर होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. फिर लॉ बनाने का पावर आता कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. लॉ बनाने का पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. लॉ बनाता कौन है, अच्छा लॉ बनाए कैसे जाते हैं, पहले बिल आता है, बिल को क्या किया जाता है, पास किया जाता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है, फिर बिल क्या बन जाता है, एक्ट. ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. आपके जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको कल क्वेश्चन दिखाया था एग्जाम का पेपर कि भैया बिल कब पास हुआ था, ये क्या बात हुई. मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो पूछना नहीं चाहिए क्या. और ऐसा नहीं कि चलो जीएसटी का बिल किस दिन पास हुआ था, पर्टिकुलर स्टेट में किस दिन पास हुआ था, तो वो बहुत दिक्कत देता है स्टूडेंट्स को. अब मैं फिर आप लोगों की सर ऑब्जेक्टिव जो लोग जून में दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो मान के चलो ऐसे बेवकूफों जैसे आएंगे ही सही. आपको 90 में से ही क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है. तो वो टारगेट रहना चाहिए आपका. आप सोचोगे कि नहीं मैं 10 क्वेश्चन के पीछे भागूंगा तो ये याद करते रह जाओगे तो मेन प्रोविजंस कभी भी याद नहीं कर पाओगे. एंड सब्जेक्टिव वालों के लिए तो भैया मजा आ गया. ये सब फालतू की बातें सिलेबस से ही क्या कर दी, हटा दी. फालतू के चैप्टर से क्या कर दी, सिलेबस से हटा दी. पौंडीचेरी की बात, अंडमान से निकोबार की बात, लक्षद्वीप की बात, लक्षद्वीप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते थे आपके एग्जाम में. सोचो अब एक दो क्वेश्चन भी आ जाए तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि यार ये कैसे पेपर पूछ रहे. अब वो सब चीजें क्या हो जाएगी कम, क्योंकि वो चीज सिलेबस में ही आपकी नहीं है. सब्जेक्टिव ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से. टैक्स मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलेगी यहाँ पर. कोई भी बच्चा इतना होशियार नहीं हो सकता कि टैक्स की एक एक बातें याद रख ले, क्योंकि हमारा टैक्स कम से कम 100 साल पुराना है. एंड 100 साल से हर साल उसमें कुछ ना कुछ बातें क्या होती है, ऐड होती है. मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिलेबस ऑफ टैक्स. एक्चुअली हम टैक्स के सिलेबस को आज क्या करेंगे डिस्कस, तो यू विल कम टू नो कि कितना वास्ट है ये चीज. देखो फिर मैंने आपको बताया था कि चलाता कौन है इसको,
सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट किसको कर रखा है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड सीतारमण जी, वो चलाते हैं। उन्हें अपनी हेल्प के लिए दो बॉडी बना रखी है, कौन सी? सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। कितने कितने मेंबर होते हैं? इधर भी 6 मेंबर होते हैं और इधर भी 6 मेंबर। अच्छा, सीबीडीटी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक स्पेशल लॉ के थ्रू इसको इनैक्ट किया गया है। ये भी एग्जाम में आया है कि सीबीडीटी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है, क्या है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। मतलब ये आपके मॉड्यूल का बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। इससे भी एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। जो सीबीडीटी के ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एनीवन इन द क्लास नो? सीबीडीटी के ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट एनी आइडिया? आपने? हाँ 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 बिल्कुल, यूपीएससी। हाँ, सिविल सर्विस। ठीक है, आप सिविल सर्विस बोले, लेकिन वो आईएएस की जगह एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी होता है, आईआरएस। तो किससे अपॉइंट किया जाता है इनको? आईआरएस के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, जब वो अपनी सर्विसेज दे चुके होते हैं इनकम टैक्स या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस उनको सीबीडीटी में क्या कर लिया जाता है? इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां तक मैंने आपको बताया था। अब देखो बेटा, 6-6 मेंबर्स तो होते हैं। 6-6 मेंबर्स के बाद ऑफिसर्स की फौज होती है। देखो, हमारा काम, हम टैक्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, जिससे कि कभी कभी क्या होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आया तो ऑफिसर से आता है, तो यू शुड नो कि वो ऑफिसर किस रैंक का है, उसकी पोस्ट क्या है। देखो, तो ऑफिसर्स की जो आर्मी है, हायरार्की है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है। किसी को नोट डाउन करना है तो वो ये नोट डाउन कर सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। और है ना, जब से मैं आपको बोलूं तो एक टैक्स की हमें कॉपी भी क्या क्या करनी है, क्लास में मेंटेन करनी है ना। मैं बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, डोंट वरी, दैट विल बी देयर विथ यू। बट अगर खुद के हाथ से लिखा हुआ होता है तो चीजें बहुत ही अलग होती है। खुद के हाथ से लिखा हुआ होगा तो चीजें विल बी क्वाइट डिफरेंट। सो अगर हम ऑफिसर्स की फौज की बात करें, तो जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो, जैसे मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, वैसी बात किसकी रहेगी? इनडायरेक्ट टैक्स की रहेगी। तो जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, है ना, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और आप अगर जीएसटी की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। इट विल बी लाइक दिस। जैसे आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक होती है, वैसे यहां पर भी ये हाईएस्ट रैंक क्या होता है? ऑफिसर। तो सीबीडीटी के नीचे कौन आता है? ये आता है। सीबीडीटी को रिपोर्ट कौन करेगा बच्चों? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। फुल फॉर्म बोल रहा हूं, पीसीसीआईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे का जो ऑफिसर होता है वो होता है सीसीआईटी। सीसीआईटी का फुल फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे की रैंक का जो ऑफिसर होता है ना, वो होता है पीसीआईटी। इसके जो नीचे की रैंक का ऑफिसर होता है वो होता है पीसीआईटी। पीसीआईटी इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, फर्स्ट वाले में और इसमें क्या फर्क है? वो चीफ है ना, वो क्या है? चीफ है। एक चीफ वर्ड भी यूज हुआ है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और यहां पर है कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे का जो ऑफिसर होता है
वो होता है CIT, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे का जो ऑफिसर होता है वो होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। देन इसके नीचे का जो ऑफिसर होता है वो होता है JCIT, जूनियर कमिश्नर नहीं, जॉइंट कमिश्नर। क्या होता है? जूनियर कमिश्नर नहीं होता है, जॉइंट कमिश्नर। एग्जाम में कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, बहुत नालायक, बहुत मस्ती करते हैं लोग ऑब्जेक्टिव वालों के साथ। अपने सब्जेक्टिव के साथ तो ऐसा नहीं पूछेंगे। हाँ, बट इन सब्जेक्टिव दे में आस्क यू लाइक ऑफिसर्स की हायरार्की क्या कर दीजिए, राइट डाउन कर दीजिए। व्हाट विल बी दी हायरार्की, हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक ऑफिसर को आप क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। तो दे कैन आस्क यू लाइक दिस बिकॉज व्हाट वी आर स्टडिंग, इवन आज भी हम पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है हम बेसिक बातें कर रहे हैं, बट यस समवेयर इट इज इन योर मॉड्यूल। बट हाँ, अभी एकदम लेटेस्ट मॉड्यूल मेरे हाथ में नहीं आया है जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम का है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी बातें वहां से हटाई नहीं गई होगी। इसके नीचे का ऑफिसर एनीवन नो? इसके नीचे का ऑफिसर ACIT, ACIT, हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर। इसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। Assistant Commissioner of Income Tax. Then if we talk about other officer is like Income Tax Officer, इसके नीचे ITO आएगा, इसके नीचे ITO आता है। और इसके और नीचे की बात करें तो comes the inspector, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर। नाउ दिस इज दी हायरार्की। सबसे जूनियर लेवल का ऑफिसर कौन हो गया? इंस्पेक्टर। उससे ऊपर कौन हो गया? इनकम टैक्स ऑफिसर। उससे ऊपर कौन हो गया? असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट, जॉइंट के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके ऊपर CBDT, उसके ऊपर फिनेंस डिपार्टमेंट, उसके ऊपर मोदी जी, मोदी जी के ऊपर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। बस इतना ऊपर बहुत है, समझ गए? सो ITO इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ACIT। CBDT का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सीक्वेंस है। ओके। अच्छा, आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से लव लेटर आता है, बुलावा। मतलब लव लेटर का मतलब हम बेसिकली हम इनकम टैक्स की भाषा में उसे क्या कहते हैं? लव लेटर कहते हैं। कि ऑफिसर ने बुलाया है तो हमें जाना पड़ेगा, चलो बुलावा आया है, माता की जगह इनकम टैक्स वालों ने बुलाया है। तो वो जो बुलाने वाले ऑफिसर होते हैं ना, है ना, वो बुलाने वाले ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ जाना पड़ेगा, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। बेसिकली ये होते हैं वो लोग, है ना, वो लोग ये होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर। बुलावा आएगा तो कौन बुला सकता है? या तो आई सर चीफ कमिश्नर नहीं बुला सकते क्या? CIT बुला सकता है। बहुत बड़े को क्या होता है, ITO छोटे मोटे लेवल के केस हैंडल करता है, थोड़े बड़े लेवल के केस कौन हैंडल करेगा? ACIT। जैसे मेरा केस कौन हैंडल कर लेगा? ITO हैंडल कर लेगा। रोहित सर का केस कौन हैंडल कर सकता है? ACIT हैंडल कर सकता है। श्रेयांश सर बहुत कमाते हैं, उनके बहुत इनकम है, उनको नोटिस आएगा तो फिर कौन आएगा? JCIT का आ सकता है। नाटा सर के साथ कौन आ सकता है? CIT, ऐसा कुछ आता है बेसिकली। लेकिन यही वो लोग होते हैं, यही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, नोटिसेस सेंड करते हैं। इनको कहते हैं AO, और प्यार से बच्चे इसको आओ बोलते हैं। आओ, असेसिंग ऑफिसर। क्या कहते हैं? दिस आर असेसिंग ऑफिसर। तो AO का फुल फॉर्म है असेसिंग ऑफिसर। बार बार हर सेक्शन में ये आ सकता है, AO का नोटिस आया है, तो AO का नोटिस आया मतलब आपका दिमाग में समझ जाना चाहिए ITO हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है? असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर क्या हो सकता है? जॉइंट। सर ये CIT क्या करता है? CIT बहुत सारे JCIT के काम को देखता है कि वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है।
फिर सर पीसीआईटी क्या करता है? पीसीआईटी ये देखता है कि सारे सीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो सर फिर सीसीआईटी क्या करता है? वो ये देखता है कि ये पीसीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और जो सबसे ऊपर का ऑफिसर है वो ये देखता है कि बहुत सारे सीसीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। पीसीसीआईटी एक ही बंदा होता है, उसके ऊपर कौन होता है? सीबीडीटी होता है। सीबीडीटी के ऊपर कौन होता है? फिनेंस। तो एओ बेसिकली कौन होंगे? ये लोग होने वाले। अच्छा, एओ यानी असेसिंग ऑफिसर, इनकम को चेक करने वाले ऑफिसर, इनकम को चेक करने वाले ऑफिसर। सर मतलब मेन काम तो आईटी और इंस्पेक्टर कर। हाँ देखो, मेन काम इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? ये लोग घूमते रहते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं से खबर वगैरह किसी को पकड़ के लेके आना है तो साथ में जाएंगे कोई, मतलब बेसिकली ये खबरी भी होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। जैसे नाटा पे आ जाएंगे पेरेंट्स बन के, हमारे बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा तो हम थोड़ी ऐसा बोल देंगे कि यार भैया हमारे वहाँ बहुत बच्चे, देखो आधी क्लास खाली पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन जब पेरेंट्स आएंगे तो बच्चे ही बच्चे, ये क्लास भरी, वो क्लास भरी। क्या होते हैं ये सब? चीटिंग करते हैं ये लोग। क्या होते हैं? सिंपल लोगों की भेष में आते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, फिर क्रॉस चेक करते हैं कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन सही दी जा रही है या फिर नहीं। एंड आज की तारीख में तो इनकम टैक्स वाले बेटा बहुत होशियार हो गए, इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है। एंड वो हथियार मालूम है कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। इवन दे आर वॉचिंग योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर आप इंस्टाग्राम पे कार का फोटो डाल रहे कि हमने नई कार खरीदी एमजी हेक्टर, दे विल कैच द इंफॉर्मेशन, दे नो। फिर वो आपकी औकात देखेंगे कि इसकी एमजी खरीदने की औकात है या नहीं। इनकम में तो वह इनकम कम दिखा रहा है और क्या खरीद रहा है? एमजी हेक्टर खरीद रहा है। फटाक से आपके पास क्या आ जाएगा? नोटिस। यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत आप बहुत बाली घूमने जाते हैं, इधर से वो बहुत अच्छी जगह है, अपने यूरोप यूएस घूमने जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, है ना? और नोटिस आ जाएगा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम घूमने जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? तो बोले बहुत पैसा आ रहा है। बोले हमको तो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि इनकम टैक्स में तो क्या दिखाएंगे? कम इनकम दिखाएंगे। दे आर कैचिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो अब थोड़ा संभल के, सोशल मीडिया का यूज बेटा बहुत संभल के करना है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को कोई अंगूठी अंगूठी दे रहा है, डायमंड रिंग दे रहा है, तो भैया पहले ये सोच लेना, अगर ये फोटो किसको दिख गया? इनकम टैक्स के एआई को दिख गया, तो इन दैट केस आपके पास नोटिस आ जाएगी कि भैया तू तो स्टूडेंट है, तेरे पास ये पैसे कहां से आए? टू अर्न दिस दे आर वेरी। नाउ जीएसटी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों के पास जाती है। आप शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो यू मस्ट बी हैविंग ऐप एप्लीकेशन। ब्रोकर का आपके पास क्या होगा? ऐप होगा। वो ब्रोकर की एप्लीकेशन भी क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन शेयर करती है। आप कार खरीदते हो, कार की आप होटल में स्टे कर रहे हो, होटल में खर्चा कर रहे हो, होटल में जो भी खर्चा करते हो उसकी इंफॉर्मेशन किसको जाती है? इनकम टैक्स वालों को जाती है। आप बैंक की इंफॉर्मेशन किसको जाती है? इनकम टैक्स वालों को जाती है। तो यू हैव टू टेक केयर। आपके सारे ट्रांजैक्शन, पहले का जमाना अलग था दोस्तों, पहले इतनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होती थी। नाउ इनकम टैक्स वालों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एंड उसका बहुत अच्छे से वो क्या कर सकते हैं? यूज। पहले बहुत चीजें छुपाई जा सकती थी, अब छुपाना थोड़ा सा क्या हो गया है? मुश्किल। because they have a very good inspector, and that inspector is artificial intelligence and future is AI। तो कुछ ना कुछ तो वो और अच्छी चीज करने लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये एओ हो गया। जिसकी चेकिंग होती है, जिस इंसान की चेकिंग होती है उसको कहते हैं असेसी। इसकी स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई। क्या कहते हैं? असेसी, है ना? अब तो सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो असेसी की स्पेलिंग याद रखना, पता चला गलत ही लिख के आ रहे हो। असेसी, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई। और एक आपको एक हैक बताता हूँ, अगर स्पेलिंग भूल गए ना तो एग्जाम में डबलिंग कर देना Like, थोड़ी ज्यादा कर दियो कर देना तो बच जाएगा वो है ना? लोग कर, मैं तो ऐसे ही करता था, आखिरी 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 में तो अपनी राइटिंग ऑलमोस्ट ऐसी हो ही जाती है ना? ऑटोमेटिक ऐसी हो जाती है। स्पेलिंग भूल जाओ तो क्या कर। और प्लीज सब्जेक्टिव एग्जाम वालों, अभी तुम्हारी सीएसडब्ल्यूटी ऑब्जेक्टिव थी कि क्या थी? सुनो, तुमसे अभी तक तुम चैट करते हो कि नहीं करते हो? वो तो कर, वो तो हमारा जन्म से कर, पढ़ाई एक बार नहीं करे थे लेकिन चैट तो हम करते ही। चैट करते करते अपन को टू लिखना है, तो आप टू को टू लिखते हैं। बिकॉज, कौन पूरा बिकॉज लिखता? बिकॉज, ठीक है ना? सीओ जेड लिखते, ठीक है? जैसे मेरा दोस्त है मोन्टू, तो उसका नाम मैंने कैसे सेव करेगा? मोन्टू।
इट्स लाइक दिस, वी मेक शॉर्ट फॉर्म्स यार, अभी वी राइट थिंग्स इन शॉर्ट। एग्जाम में अगर ये किया ना, लाल लाल गोला, लाल लाल गोला बनेगा, और तुम्हारे नंबर क्या होंगे, कटेंगे। तो अब चैट करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर, मैं बहुत लीनियंट हूँ, खूब चैट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकॉज को पूरा पूरा बिकॉज लिखो पूरा, है ना, समझ रहे, वहां से आदत को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो ऐसी गलती अगर एग्जाम में हो गई ना, तो तुम्हारी कॉपी मंगा कर देख लेना, पूरी कॉपी पे ऐसे गोले रहेंगे, फिर उसके बाद तुमको नंबर हटेगा। ये बात का ध्यान रखना है, थोड़ी सी आपकी राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एओ कौन होता है, एवरीवन पीछे वालों, एओ कौन होता है, जो क्या करता है, चेक करता है, और जिसकी इनकम चेक की जाती है वो क्या होता है, असेसी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, असेसमेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेसमेंट। तो बच्चों हमने आज 3 वर्ड सीखे हैं, 3 वर्ड सीखे हैं, कौन कौन सा, एक सीखा है एओ, यानी इनकम को असेस करने वाला, असेसी जिसकी इनकम की क्या हो रही है, चेकिंग, और असेसमेंट वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इनकम चेक कर। सर इज दिस द लीगल डेफिनेशन, नो दिस इज नॉट द लीगल डेफिनेशन, विल स्टडी इट प्रॉपरली। असेसी का और भी मीनिंग हो सकता है, जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मुझे बस थोड़ा सा क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा 1-2 दिन बाद कि आप में से कितने लोग उस सब्जेक्टिव में जा रहे हैं, कितने लोग ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। तो मुझे ना उससे बात ज्यादा समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे सब्जेक्ट में ही हुई है। ये सब बच्चे हुए कंपनी लॉ, श्रेयान सर, जेआई जीएल, रोहित सर, सब कुछ से कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ, इनका 1-2 हटा ही है। मेरा क्या हो गया है, फॉर्मेट ही क्या हो गया है, चेंज। एग्जाम में 2 नंबर में असेसी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एग्जाम में 2 नंबर में असेसमेंट की डेफिनेशन भी क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव में तो कभी होगा ही नहीं ये चीज की डेफिनेशन ऐसे पूछ लेंगे। तो मुझे थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, 1-2 दिन में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, यू आर नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट। अच्छा असेसमेंट में करते क्या, थोड़ा आइडिया है आपको क्या करते होंगे आपके हिसाब से। जैसे नाटा सर को नोटिस आया, नाटा सर को नोटिस आया, जो नहीं थ्योरी वाले एग्जाम तो आई थिंक सीधा दिसंबर में ही होने वाले हैं, थ्योरी वाले तो दिसंबर में ही होंगे, ऑब्जेक्टिव वाले ही जून में होंगे, है ना। नाटा सर को नोटिस आया, तो असेसमेंट कैसे होता होगा, हाँ देयर वुड बी, लेटर वुड हैव कम, देन नाटा सर हैज टू गो, हाँ एक ऑफिसर असेस, हाँ तो वो तो करेगा ही, ऑफिसर ही करेगा, हाँ ही विल बी आस्किंग फॉर द डिटेल्स, है ना, ही विल बी ब्रिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ब्रिंग ऑल द लेजर्स, ठीक है। अगर कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज डिटेल क्या करेगा, वो आपसे मंगाएगा, अकाउंटेंट को बुलाएगा, यहाँ पर आके उसके बंदे क्या करेंगे, प्रीमाइसेस में बैठकर चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, आपसे रिलेटेड लोगों को बुला सकता है, फ्रेंड को बुला सकता है, वहाँ लोन दिख रहा है, जैसे पुलिस में लोन शक हुआ, ये लोन किसका है, चल बेटा आजा, है ना, लोन किसका है बता। उससे भी पूछी जा सकती है कि तूने पैसे कमाए हैं, तो लोन कि तूने दिया कैसे, लोन कमाने का पैसा तेरे पास आया, लोन देने का पैसा तेरे पास आया कहां से, मतलब इस तरीके से जैसे सवाल जवाब होते हैं, जो भी उसकी क्लैरिटी, जो भी डाउट होगा उसको वो क्लियर करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इन इनकम टैक्स में आजकल हो गए हैं फेसलेस असेसमेंट, एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड, फेसलेस असेसमेंट। देखो पहले क्या होता था, पता होता था कि भैया ये ऑफिसर है, और उससे जाकर हम क्या करते थे, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब उसकी प्रॉब्लम को हम दूर करने की क्या करते थे, कोशिश। आज की तारीख में जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, एक तो ऑनलाइन हो गया है, और कौन ऑफिसर कर रहा है ये हमें पता नहीं होता, फेसलेस, वी डोंट नो द नेम ऑफ द ऑफिसर, द फेस ऑफ द ऑफिसर जो हमारा असेसमेंट कर रहा है। इसका फायदा क्या हुआ, इनकम टैक्स वालों को, करप्शन सबसे बड़ा फायदा। नहीं तो अगर जाके बातचीत करोगे तो फिर तो आप उससे मिल लोगे तो थोड़ी बहुत सेटिंग भी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी, लेकिन मोदी जी ने चेंज कर दिया है, और अब क्या कर दिया है, फेसलेस, कि भैया अब तो आपको सेटिंग करने में बहुत ज्यादा क्या होगी, और इतना गंदी गंदा काम किया कि जैसे अपन इंदौर के, तो अपन को चाइना, चाइना का क्या, सॉरी तमिलनाडु का, चेन्नई का क्या दे देंगे, ऑफिसर पकड़ा देंगे, वो अपनी भाषा समझता नहीं, अपन उसकी भाषा समझते नहीं, सेटिंग करने में वैसे भी क्या होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल, और ऑनलाइन सेटिंग कर भी कैसे सकते हैं, नहीं चैट से थोड़ी होती है बेटा।
चैट से सेटिंग कहीं और हो सकती है, इनकम चैट से सेटिंग कहीं और हो सकती है, इनकम टैक्स में थोड़ी होगी। ठीक है, समझिए, तो वो पॉसिबिलिटी उनने क्या कर दी, दूर कर दी। ओके, अच्छा अब यू आर नॉट हैप्पी, वो बोलता है कि आपने 5 करोड़ की इनकम का चोरी करी है, इतना टैक्स बनता है भरिए, 1 करोड़ का टैक्स भरिए। तो नाडा सर क्या करे, भर दे? नहीं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। लड़ने के लिए कहां जाए? नहीं, सीधा कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ट्रिब्यूनल। हाँ रुको, मैं आपको बताता हूं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं एनसीएलटी, एनसीएलटी में जा सकते हैं, लेकिन वो आपके लॉ वाला मैटर हैंडल करते हैं, एनसीएलटी हमारा थोड़ी मैटर हैंडल करेगा। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम है विद द असेसमेंट, आपको लगता है कि जेसी ने आपके साथ गलत किया है, जेसी हैज डन रॉन्ग विथ यू, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो एक ऑफिसर के पास, सीधा ट्रिब्यूनल, कोर्ट वोट नहीं। अगर आपको ये बताऊं कि किसके पास जाना है, सबसे पहले तो एक ऑफिसर और होता है, उस ऑफिसर का नाम होता है सीआईटी। क्या नाम होता है? सीआईटी अपील्स। क्या नाम होता है? सीआईटी अपील्स, उसका नाम होता है सीआईटी अपील। तो एक काम करिए, हेडिंग डाल दीजिए जुडिशियल हेरारकी। क्या डाल दीजिए? जुडिशियल हेरारकी, जुडिशियल हेरारकी। ऑब्जेक्टिव वालों का तो मैं तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आता है, पहली अपील किसके पास जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल, या फिर सीआईटी अपील्स? तो सबसे पहली फरियाद करनी पड़ेगी सीआईटी अपील्स के पास, सीआईटी अपील्स। ठीक है, फर्स्ट अपील। अब आपको लगता है कि नहीं यार, सीआईटी अपील भी मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ऑफिसर का ही साथ दे रहा है। अब आपको लगता है कि इसको भी फोड़ना पड़ेगा, तो फोड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इसके ऊपर वाली अथॉरिटी, वो होता है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ, इसको क्या कर रहे हैं अपन? जुडिशियल हायरार्की। वो एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की पढ़ी अपन ने, है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर ना, उसके नीचे सीबीडीटी, और उसके नीचे सारे ऑफिसर, वो एडमिन करने की थी। प्रॉब्लम हो गई तो किसके पास जाओगे? सीआईटी अपील्स के पास जाओगे। सेकंड कहां जाओगे? आईटी। ठीक, विल विल स्टडी दिस कि सीआईटी अपील्स में कितने दिन में आपको अपील करनी पड़ सकती है, कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा सेक्शन होगा, ये सारी चीजें कहाँ आएगी? बाद में। पहले से आपको थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सीआईटी का फुल फॉर्म पूछ रही थी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन ये कौन सा कमिश्नर है? अपील वाला। तो सर वो कौन सा कमिश्नर था? वो सिंपल वाला था। ये कौन सा वाला था? ये अपील वाला है। तो इसके पास अपील के केसेस जाएंगे, और सिंपल वाले के पास सिंपल चेकिंग के केसेस जाएंगे। ठीक है, सो आईटीएटी। इस अगर इससे भी कुछ नहीं हो तो कहां जाए? हाई कोर्ट जाओ। बट ऐसे ही किसी भी छोटे मोटी मस्ती के लिए नहीं जा सकते, कोई बड़ा मैटर हो तो ही कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। और यहां पे भी कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये हो गई आपकी जुडिशियल हायरार्की। आईटीएटी का फुल फॉर्म कुमकुम, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। सब लोग अपना अपना नाम ही लिखेंगे, ये जूम वाले जो पढ़ रहे, पापा मम्मी का नाम लिखते तो फिर आप बोलते सर ये मेरे पापा का नाम है, आप पापा का नाम बोल रहे, तो भाई जो नाम वहां लिखा रहेगा वो नाम मैं बोल लूंगा, है ना, मुझे नहीं पता कि वो किसका नाम है। तो सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, एससी यानी हाई कोर्ट, और सबसे आखिरी में कहा जाओगे? सर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रही है। घर जाओ, आराम करो, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सर हम प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते, तो फांसी की सजा थोड़ी दी तुमको वहां पे उसने कोई, जो प्रेसिडेंट के पास माफी कर ली जाओगे, खत्म, यही खत्म। ये कौन सी हायरार्की बन गई? जुडिशियल हायरार्की। ठीक है सब। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, एडमिन वाली चीज और जुडिशरी वाली चीज। नाउ हम पढ़ेंगे कहाँ, पढ़ना कहाँ से चालू करेंगे? तो दोस्तों मेरा इच्छा
मेरी इच्छा हो रही है इस बार इनकम टैक्स से चालू करता हूँ, है ना। लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो अभी देख लीजिएगा, इनकम टैक्स पढ़ना है तो बच्चों इनकम टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं क्या? होगा ही, जब भी तो लगा रखा है। और पावर कहां से आया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, इनकम टैक्स का क्या आया होगा? बिल आया होगा। फिर बिल क्या बन गया होगा? पास हो गया होगा, तो क्या बन गया होगा? एक्ट। ऐसा हुआ होगा ना? हाँ, हुआ होगा। तो दोस्तों, हमें जो इनकम टैक्स में जो हमारा ग्रंथ है जो पढ़ना होता है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर प्लीज जीएसटी, सर प्लीज देखो, वैसे भी मैं इनकम टैक्स के 4-5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। पूरा इनकम टैक्स 700 पेज तो एक साथ आपके दिमाग में घुसा नहीं सकते। तो पहले 4 पेज मतलब 4-5 चैप्टर पढ़ाया, आधा कुछ सिलेबस करवाया, फिर उसका रिवीजन करवाया और उसके टेस्ट लिए, जब तक जीएसटी साइड में चालू कर देंगे। समझ रहे हो? ऐसा करेंगे, क्योंकि एक साथ 700 पेज घुसा दूंगा, किसी को भी पॉइंट याद नहीं होने वाले। मजा बहुत आएगा पढ़ने में, है बहुत सिंपल। मेरे मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए समझना आसान है। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? तुम्हारे को याद रखना। समझ लो, बस तुमको याद रखना है, ये बात है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बिल पास हुआ था, इसलिए नाम क्या रख दिया इसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो सर हमको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। कितने सेक्शंस है? मात्र 298। कितने सेक्शन लिखना नहीं है अभी, सुनो, मतलब टोटल कितने हैं? 298। जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम थी तो ये पूरे हुआ करते थे ऑलमोस्ट। अब सब्जेक्टिव एग्जाम है, आधा कर दिया है सिलेबस को। क्या कर दिया है अभी जो देखने में आ रहा है ना? अब एक बार एक्चुअली मेरे हाथ में चीजें आ जाएगी तो ज्यादा समझ में आएगा कि कितनी मस्ती करी इनने, कितना काट छाट करा है। हमने रिकमेंडेशन तो बहुत किया था इनको, वाहियात चीजें ऐड कर रखी थी जो तुम्हारे को बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इनकम टैक्स जीएसटी का हिस्ट्री का पेपर ज्यादा लगता था कि यार बोले क्या बेवकूफो जैसे क्वेश्चन, पुराने पुराने जमाने के क्वेश्चन पूछते हैं। बट ठीक है, दे हैव मेड सम चेंजेस। लेट्स होप कि वो चेंजेस काफी बेनिफिशियल हो हमारे लिए। 298 सेक्शन है मेन मेन, लेकिन जैसे सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 तो 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी, 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी, 80 टीटीए, 80 टीटीबी, 80 जीजीबी, 80 जीजीसी, ना इट्स लाइक 80 डबल जी, 80 जी, ऐसे करेंगे तो टोटल 2000 है। बस कितने, मतलब यूं तो 298 है, लेकिन ऐसे अंदर अंदर जब जाएंगे तो कितने हैं? 2000। लेट्स सी हमारे मॉड्यूल में कितने वो लोग ऐड ऑन करते हैं, है ना? कितने ऐड करते हैं वो, कितने रिलैक्सेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये तो पढ़ना ही है। इसके साथ में अ, इसके साथ में हमें एक चीज और पढ़नी रहती है। सारी बातें एक्ट में डाली नहीं जा सकती, कुछ बातें छूट जाती है। तो यह एक्ट को और अच्छे से रन करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है? रूल्स की। तो भैया इनने बना रखे हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। ज्यादा रूल नहीं है, बहुत कम ही है, लगभग 7-8 हजार। लेकिन लेट्स सी आपके मॉड्यूल में कितने वो लोग ऐड करते हैं, है ना? सिर्फ 7-8 हजार, सिर्फ, मात्र। लेट्स सी। वैसे एक्चुअली 5-6 ही थे पिछली बार, आई थिंक इस बार भी इतने ही रहेंगे, है ना? तो डोंट वरी। मेजर रूल्स ही हमें क्या करने होते हैं? पढ़ने होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मुझे सारे याद है, मुझे भी सारे याद नहीं हो, किसी को भी याद नहीं हो सकते। जब भी कोई केस आता है हमारे पास, तो हमारे पास बुक रखी हुई होती है, हम वो देख कर क्या करते हैं? आंसर कर पाते हैं। सारी चीजें जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, जो बातें हमें याद होती है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नया आ जाएगा ना, अगर कोई बोल भी रहा है उसको सब कुछ याद है, तो फिर वो या तो वो भगवान है, या तो वो एलियन है, या तो उसके अंदर दिमाग में चिप लगा रखी है उसने, या फिर वो झूठ बोल रहा है।
है ना, यही बहुत, किसी को भी आप खुद सोचो ना, किसको याद रहेगा यार, किसको भी याद नहीं रह सकता। ठीक है, 5-6 thousand नहीं, 8,000 रूल्स अराउंड अप्रोक्स, बट एप्लीकेबल हमको 5-6-7 ही रहते हैं, आते इतने ही है। झूठ ही बोल रहा होगा, 100% बेटा झूठ ही बोलते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, अपन सच बोल के पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है कि तुमको मैं बोल दूं तो फिर तुम भी सोचोगे कि हमको भी सब रटना पड़ेगा, है कोई रट सकता है क्या इतना। और वैसे भी सीए फाइनल में तो इसको ओपन बुक एग्जाम करने वाले हैं, इनकम टैक्स को, गुड थिंग। आप कुछ भी पूछो, अब तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ओपन टैक्स के बाद भी इनकम टैक्स क्या रहेगा, डिफिकल्ट, बिकॉज कंटेंट क्या है कितना। आप बोलोगे सर इतना सारा क्यों, इतना सारा ही क्यों कंटेंट है। उसका रीजन है, ये इनकम टैक्स बहुत पुराना है, 1961 से। और देश में सरकार का एक रेवेन्यू का सोर्स इनकम टैक्स काफी टाइम तक रहा है, तो सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस इसमें डाले हैं। और एक्चुअली क्या है, इंडिविजुअल के लिए अलग प्रोविजंस, एचयूएफ के लिए अलग प्रोविजंस, कंपनी के लिए अलग प्रोविजन, पार्टनरशिप के लिए अलग प्रोविजन, ट्रस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, और सबके लिए क्या बना दिए अलग, इसके लिए इतना टैक्स बेनिफिट, उसको इतना टैक्स बेनिफिट, मंदिरों पे भी ये बेनिफिट, उसको ये बेनिफिट। तो हो क्या है, क्या कि सारे काइंड ऑफ बिजनेस के लिए क्या बना दिए रूल्स, एंड सारे काइंड ऑफ बिजनेस के रिलेटेड क्या डाल दिए सेक्शन। सीए वालों का सिलेबस बहुत प्यारा होता है, उनको इंडिविजुअल का टैक्सेशन सिखाते हैं, थोड़ी बहुत बातें किसकी डाल देते हैं, कंपनी की और पार्टनरशिप की। ठीक है, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो किस पे आते हैं, इंडिविजुअल पे, क्योंकि उनका दिमाग अभी डबल ईटी से आए हो तुम, वो फाउंडेशन से आते हैं, तो दोनों का दिमाग एकदम सेम लेवल पे रहता है, एकदम से बड़ी बड़ी बातें तो कर नहीं सकते उनसे। बहुत बढ़िया कोर्स है उनका, तुम्हारे इसके अंदर सब है, सब। भैया सीएस बनकर क्या पॉलिटिकल पार्टी में घुसेगा क्या कोई इंसान, और कोई जाएगा तो वो जाएगा। सिक्किम के लिए अलग प्रोविजन अप्लाई होते, एग्जाम में सिक्किम के क्वेश्चन पूछ लेते, अरे भाई क्या करना है सिक्किम का। लेकिन ठीक है, आई बिलीव कि आईसीएसआई सुधरेगी, आईसीएसआई सुधरेगी और आपके लिए ट्रू एंड ऑनेस्ट रहेगी। ठीक है, वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सभी सिलेबस हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत बार अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। बेसिकली सीबीडीटी क्या करती है, नोटिफिकेशन इशू करती है, सीबीडीटी इशूज दी नोटिफिकेशन। तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द टैक्स वाला पार्ट, तो भैया आप क्या करोगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, इनकम टैक्स थोड़े बहुत रूल्स पढ़ोगे, नोटिफिकेशन, एनी गेसेस अबाउट नोटिफिकेशन। आज तक कितने नोटिफिकेशन आए हैं इनकम टैक्स में, कितने, 40-50 हजार, मतलब ठीक अच्छा हिसाब लगाया, और एनी रैंडम गेस, लगता है किसका लग काम करता है, 60-70 हजार, 2,000, एनी गेसेस फ्रॉम दी ऑनलाइन साइड। मैं भी अप्रोक्स ही बोल रहा हूँ, मुझे भी कोई ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। 35,000 नहीं है, 1 से 2 लाख के बीच है। कितना नोटिफिकेशन है, 1 से 2 लाख नोटिफिकेशन, 60-70,000 नहीं। देखो, तो 298 सेक्शंस थे, लेकिन तोड़ मोड़ के अराउंड कितने पहुंच जाते हैं, 2,000 पहुंच जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स काफी 7-8 हजार तक पहुंच जाते हैं, नोटिफिकेशंस कितने हो जाते हैं, 1-2 लाख तक हो जाते हैं। और वी हैव लाइक some case laws also, some case laws also, we have some case laws also। जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो जो हमारी जुडिशियरी ने जो जजमेंट दिया है वो भी क्या होता है, रेलेवेंट होता है। सीए इंटरमीडिएट में तो केस लॉ होते ही नहीं है, पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन तुम्हें पढ़ाए जाते हैं। तुमको जिसने मॉड्यूल बनाया है उसने कौन से नशे किए थे, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता, सस्ते ही किए होंगे ऑब्वियसली, है ना, उन्हें डाल दिया। और कितने केस लॉ है पता है, 7 लाख से 8 लाख के बीच में। बट आपको कितने पढ़ने हैं, ये देखना पड़ेगा कि आपके मॉड्यूल में कितने ऐड किए जाते हैं। मैं मानूंगा 100 से ज्यादा क्या ऐड कर लेंगे यार, इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे वो। ठीक, इसी द सिलेबस ये रहा आपके सामने। सर हमको डर डर लग रहा है, कितने लोगों को डर लग रहा है,
मैंने डराया नहीं यार, मैंने बताया, आप डर तुम खुद रहे हो। सो इसलिए क्या होता है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं। आप जहां पर भी क्लास कर रहे होंगे, जिससे भी क्लास कर रहे होंगे, वो इंसान कभी भी पूरा इनकम टैक्स आपको नहीं पढ़ा सकता। वो अपना एक जजमेंट यूज कर सकता है कि भैया इन बच्चों के लिए इस लेवल पे क्या चीज रेलेवेंट होती है। सेक्शंस भी काफी डिटेल में होते हैं। एक लेवल पर आकर हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि इनडेप्थ जाएंगे तो कितना इनडेप्थ भी जाया जा सकता है, क्योंकि उस सेक्शन के ऊपर नोटिफिकेशंस भी अप्लाई हो रहे होंगे, उस सेक्शन के ऊपर केस लॉज भी क्या हो रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे। तो मुझे मेरा जजमेंट यूज करना पड़ेगा, मुझे मॉड्यूल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मॉड्यूल में कितनी बातें क्या की गई है इनकॉर्पोरेट, उतनी ही बातें मैं आप लोगों से करूंगा। एंड यस, मैनेजेबल होता है बेटा, ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं होता, बट एक शर्त है जो आपको ध्यान रखनी। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, आई एम देयर विद यू। बस आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इनकम टैक्स में आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर पूरा अच्छे से जो पढ़ रहे हो वो पूरा पढ़ो, जो छोड़ रहे हो वो पूरा छोड़ो। आधा अधूरा वाला काम यहाँ है ही नहीं। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ गया आधा अधूरे से काम नहीं चलेगा, जितना पढ़ के जाओ। मतलब अगर 50 नंबर में से आप 30 नंबर का भी पढ़ते हो ना, तो इतनी ताकत रखो 30 में से 25 नंबर आपको लेकर आने हैं। सर 30 में से 25 आ सकते क्या? 100% आ सकते हैं। जो 20 नंबर का आप छोड़ रहे हो उसमें कुछ तो लिखोगे, और सब्जेक्टिव एग्जाम में तो कुछ तो लिखने का आएगा। मतलब अपने माइंड से ये एक्सपेक्टेशन हटा देना कि ये 90 नंबर का पेपर है, या फिर इसमें से हमें 85 80 स्कोर करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमें इसमें 50 अबाउ क्या करना है, स्कोर करना है। हम एक रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, रियलिस्टिक होप रखेंगे। जब हम 50 की तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे, तब हम 60 70 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमें इतने बड़े सिलेबस को एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच करना है। यू कैन नॉट अप्रोच लाइक 100 मार्क्स, पॉसिबल नहीं होता। स्लोली एंड स्टडीली। जो रैंक लाने वाले होते हैं उनको मैं समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो पूरा पढ़ेंगे, उनको पता नहीं, वो पढ़ते उनको याद भी रह जाता है, वो जो पढ़ते वही एग्जाम में आता है, और कुछ आता ही नहीं। अपने साथ तो, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जो छोड़ के जाओ वही आता है, उनके साथ तो जो वो पढ़ते वही आता है। वो पूरे चैप्टर में उनकी किस्मत अलग है, वो अलग लिखवा के लेकर आए ऊपर से। वो एक चैप्टर में वो एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो एक ही आएगा। आई डोंट नो व्हाई, उनकी किस्मत ही भगवान ने लिखी है ऐसी। उनकी राइटिंग भी ऑटोमेटिक अच्छी होगी, उनका सब कुछ अच्छा होगा, उनको कॉपी चेकर भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि वो लिखवा के लेकर आए। आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, सबको अपना अपना देखना है भाई, सबको अपना अपना देखना है। चलिए, ये चीज थी, ये मैंने आपको बताया। सो वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स। मैंने एक चीज आपको बताई, लाइक एडमिन हायरार्की। फिर दूसरा मैंने आपको बताया जुडिशियल हायरार्की। फिर मैंने बताया एओ, असेसमेंट एंड असेसी। फिर मैंने आपको बताया ये हमारा क्या रहेगा, सिलेबस। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आई थिंक कि क्यों आज से इनकम टैक्स एक्ट चालू करें। कल से हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट फॉर द सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इनकम टैक्स।